हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम इट के द्वारा आयोजित 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय आवर सर, गुरु, मेंटर मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज अ फाउंडर ऑफ दिस प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी। मैं एज ए स्टूडेंट डॉक्टर सुभाष पोंकिया, प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से आज एक कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी का नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हम जो शेयर्स लेते हैं, बाय करते हैं या तो सेल करते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन या तो जो वहां जहां पर वो डिजिटल फॉर्म में जहां पर रखा जाता है, उसका लिए इंडिया में दो कंपनी है, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। उनमें से हम आज सीडीएसएल के बारे में बात कर रहे हैं। सीडीएसएल है कि जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बिलोंग करती है। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, वर्ल्ड का एक मेजर सेक्टर में से आता है। उनमें अलग अलग बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज है। जैसे हम देखते हैं कि मेजर फाइनेंशियल बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस है। इस तरह से अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड वर्क्स है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज देती है, लेकिन वो डायरेक्टली फाइनेंसिंग या तो लोन नहीं देती है। तो इस तरह से फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड सर्विस देने वाली जो बाकी सभी कंपनियां हो, उसको अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रखा गया है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट 192 कंपनियां यहाँ पर लिस्टेड है अभी। उनमें से सभी कंपनियों का अगर मिलाकर देखो तो 2.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 29,000 करोड़ का सेल्स करती है और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। सबसे बड़ी कंपनी उनमें से बरकरार है, वो है पीएल, पिरामट एंटरप्राइज लिमिटेड। दूसरी है आईएसी यानी कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस तरह से अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन ये सभी कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है, उसका जो वर्किंग स्टाइल है, वो सबका अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दो फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल है और ऑरेंज। दोनों फ्रूट है, लेकिन दोनों का इंग्रेडिएंट्स अलग है, दोनों का न्यूट्रिएंट्स अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का टेक्सचर अलग है। फ्रूट होने के बावजूद भी अलग अलग है, इसीलिए हम उनका कंपेरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी इस तरह से, अगर आपको लगता है कि एक्सचेंज रिलेटेड कंपनियां आगे जाके अच्छा कर सकती है, तो आपके पास आईएक्स, बीएसई, एमसीएक्स, इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपको लगता है कि ब्रोकरेज रिलेटेड कंपनियां वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले भविष्य में, तो आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह से ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विस देने वाली कंपनी है। केम्स है कि जिसका काम है म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो एमसीज होती है उनको सर्विस देना। क्रिसिल जैसी कंपनियां जो रेटिंग एजेंसी है। सीडीएसएल जिसके बारे में हम बात करें, वो डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो मतलब कि यहाँ हर एक का परफॉर्मेंस, हर एक का वर्किंग मॉडल अलग अलग है। पीएल है कि जो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है, फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज में, फार्मा में, तो अलग अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन सीडीएसएल के साथ जो कंपैरिजन हम अगर फेवरेबल कंपैरिजन करना है, तो इनका कंपैरिजन हम एनएसडीएल से कर सकते हैं। तो एनएसडीएल पूरा डिपॉजिटरी जो सिस्टम है, उसका अगर इतिहास देखें तो 20 सितंबर 95 में एक प्रपोजल आया कि तब तक जो भी ट्रांजैक्शंस होता था वो मटेरियल फॉर्म में होता था, तो उसको मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, और ये लेंथी प्रोसेस था, उसमें टाइम भी बहुत लगता था। तो उसको वो डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए एक प्रपोजल आया कि उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में लाए। उसका जो संशोधन हुआ और अप्लाई हुआ 96 में, इसलिए उसका नाम है द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। पहली बार हुआ तभी एनएससी ने एक डिपॉजिटरी सर्विस से शुरू किया एनएसडीएल के नाम से। 99 में 3 साल के बाद लगा कि नहीं, ये कंफर्टेबल है, डिजिटल में जाना आसान है, प्रोसेस फास्ट हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर 99 में डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी कि डीमेट को कंपलसरी कर दिया। इसके साथ 99 में बीएसई ने एक अपनी सब्सिडरीज बनाई जिनका नाम रखा गया सीडीएसएल। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल में डिफरेंस क्या है? दोनों में देखो कि प्रमोटर, सीडीएसएल का प्रमोटर बीएसई है और एनएसडीएल का जो प्रमोटर है वो एनएससीएन आईडीबीआई बैंक है। एक 96 में एस्टेब्लिश हुई, एक 99 में एस्टेब्लिश हुई। दोनों का डिमेट नंबर भी 16 नंबर का है। एक का सिर्फ डिजिटल है, दूसरे का अल्फा न्यूमेरिकल है। तो उससे फायदा क्या हुआ? ये जो कॉम्पिटिशन हुई, इसी वजह से जो पहले सेटलमेंट का चार्जेस था वो 0.05% था। वो एक दूसरी कंपनी आने की वजह से, कंपटीशन की वजह से वो चार्ज घट के 0.02% हो गए। इसी वजह से यहाँ देखो तो जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हुआ।
एनएसडीएल और सीडीएसएल का कंपैरिजन करो तो लास्ट ईयर एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सीडीएसएल का टोटल डीमैट अकाउंट उसके पास 3.3 करोड़ है और एनएसडीएल के पास 3.64 करोड़ था। सेल्स देखो तो एनएसडीएल का सेल्स 466 करोड़ है या सीडीएसएल का 343 करोड़। अगर सेल्स में ए नंबर 1 है तो प्रॉफिट में सीडीएसएल का सेल्स ज्यादा है। ईपीएस तो दोनों का इक्विटी के हिसाब से होगा। क्वालिटी पैरामीटर्स में देखो तो सीडीएस एनएसडीएल का डीमेट अकाउंट 7% से ग्रो किया है, तब सीडीएसएल का 57% से ग्रो किया है। ये मतलब यहाँ देखते हैं कि सीडीएसएल का ग्रोथ ज्यादा है। मार्जिन में भी देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन 41% है तो सीडीएसएल का 59% है। इसी हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी एनएसडीएल का 19% है, सीडीएसएल का 23% है। मतलब ग्रोथ और अदर क्वालिटी के हिसाब से देखो तो यहाँ पर सीडीएसएल हम देखते हैं कि एनएसडीएल को बीट कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी दोनों वैसे भी डेब्ट फ्री है। यहाँ जो एनएसडीएल का 1% जो डेब्ट दिख रहा है वो भी लीज लायबिलिटी की वजह से, अदरवाइज दोनों डेब्ट फ्री, क्योंकि इस तरह की कंपनी जहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है तो इनके और ज्यादा खर्चे भी नहीं होते, तो इसी वजह से उसको डेब्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। सीडीएसएल इस तरह की कंपनी है, एक डिपॉजिटरी कंपनी है, लेकिन इसमें देखो तो एशिया पैसिफिक की सिर्फ एक ही कंपनी है कि जो लिस्टेड है, बाकी एशिया पैसिफिक में कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसके पास 592 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में अपना सर्विस देती है। एक्टिव बीओ अकाउंट देखो जिनका 25% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ तो 5 साल में ये 3 गुना हो गए, 1 करोड़ से 3.25 करोड़ हो गए। और जैसे हमने आगे देखा था कि सीडीएसएल का ग्रोथ ज्यादा है, एनएसडीएल का ग्रोथ कम है, तो इसी वजह से एक्टिव डीमैट अकाउंट में देखो तो 2013-14 में सीडीएसएल 40% था, एनएसडीएल 60% था, क्योंकि दो ही कंपनियां हैं। तो जो 40% सीडीएसएल है तो बाकी का 60% जायज है कि एनएसडीएल के पास होगा। वो ग्रोथ की वजह से सीडीएसएल का ग्रोथ ज्यादा है, तो आज 2021 में यानी कि 6 साल के बाद सीडीएसएल 61% हो गया, एनएसडीएल 40% रह गया, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीडीएसएल लीड कर रही है। इंडिया का इक्विटी मार्केट देखें तो इंडिया की जो सेविंग हैबिट्स है उनमें देखो तो 60% सेविंग है वो फिजिकल एसेट्स में जाती है, 40% बाकी की जो बची वो फाइनेंशियल एसेट्स में सेविंग हो रही है। वो फाइनेंशियल एसेट्स में जो सेविंग हो रही है उनमें से सिर्फ 5% ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ 5% कि जो इक्विटी में आ रहा है। बाकी का जो 95% फाइनेंशियल एसेट में से 95% ऐसा है कि तो फिक्स डिपॉजिट, पेंशन फंड या तो इस तरह से अलग अलग फिक्स जहां पर रिटर्न मिलता है वैसी स्कीम में लगा हुआ है। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन देखो तो यूएसए का 55% पॉपुलेशन है कि जो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। म्यूचुअल फंड के द्वारा हो सकता है, पोर्टफोलियो के खुद का पोर्टफोलियो हो सकता है, दूसरे से सर्विस लेते हैं, या तो किसी तरह से। सेम थिंग यूके में भी 53% है। चाइना अभी भी हमने देखा कि जो उसका इकोनॉमी एक जबरदस्त ग्रोथ से बढ़ा है तो वहां 13% पार्टिसिपेशन है। इंडिया में 3%, ये 3% यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 3% ही लोग है कि जो इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये देख के तो ऐसा लगता है कि जिस कंपनी के बारे में हम, जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, ना तो यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट है, और जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी यहाँ पर सिर्फ 5% ही लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें क्यों इस कंपनी पे इतना फोकस करना चाहिए, जहां देखते हैं लोगों को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, और जो लोग सेविंग कर रहे हैं उनमें से भी लोग इक्विटी में ज्यादा जाना प्रेफर नहीं करते, बहुत अदर ऑप्शंस। तो आपको क्या लगता है कि इसमें फोकस करना चाहिए? तो उसका एक जवाब ऐसा है कि अब तक हमारा पर कैपिटा इनकम कम था, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इतना सेविंग कर सके। नाउ मोर इंडियंस आर बिकमिंग रिच इनफ टू इन्वेस्ट इक्विटी। तो पहले अगर जब आपके पास कम सेविंग है तो जनरली लोग वहां पर प्रीफर करते हैं जहां रिस्क कम, तो जहां फिक्स रिटर्न है, फिक्स डिपॉजिट है या तो पीपीएफ है, तो इस तरह की सर्विसेज जहां फिक्स रिटर्न मिलता है तो वहां लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सेविंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो लोग रिस्क लेना भी पसंद करेंगे। तो इस एक ये वजह है कि लगता है कि इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। दूसरी चीज बात यही है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, तो जहां फिक्स
रिटर्न वाले एसेट्स है वहां पर रिटर्न भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने देखा कि रेपो रेट 4% के आसपास आ गया है। तो जैसे सेविंग भी कैपेसिटी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, तो लोग वहां पर जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि जहां से रिटर्न ज्यादा है। तो एक ही मेजर ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो इक्विटी। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल में ग्रोथ हो सकता है। और उसका अगर फिगर्स में देखो, 13-14 में सीडीएसएल ने 4,05,000 यानी 4.5 लाख डीमेट अकाउंट्स ओपन किए थे। वहां से देखो 8, 11, 14, 25 और इस साल कोरोना के बाद से तो जूम हुआ है, 122 यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए। तो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीडीएसएल के बारे में बात करो, सीडीएसएल डिपॉजिटरी सर्विस की एक कंपनी है। इनका मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, 343 करोड़ का सेल्स करती है, 200 करोड़ का प्रॉफिट है। सेल्स में बात करो तो सेल्स का ग्रोथ 2000 में 13 करोड़ था, वो आज 343 करोड़ हो गया है, यानी कि 21 ईयर्स में 26 टाइम हुआ है एट द 17% कगार से। सेम थिंग प्रॉफिट में 4 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वो भी 21 ईयर्स में 21% CAGR से 50 गुना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूज ग्रोथ है, और यहाँ हम एक जंप देख रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट दोनों में, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के समय लॉकडाउन था, लोग ज्यादातर घर पर थे, इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी है, तो वो ये समय है कि जहां पर सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए ये समय के दौरान। यानी कि ये ऐसा पेंडेमिक में जब फाइनेंशियल सेक्टर पूरा एक उस पर एक पूरा नेगेटिव इफेक्ट रहा है, बैंकिंग हो या और कोई भी फाइनेंशियल, लेकिन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में से ये एक इस तरह की कंपनी की जिसको पॉजिटिवली ये पूरे पेंडेमिक का लाभ मिला है, और यहाँ पर एकदम ह्यूज ग्रोथ आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 50%, 55% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। ये बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह की कंपनी की जहां कंपटीशन ही नहीं है, तो जायज है कि उसके खर्चे बहुत ही कम रहेंगे, ना तो उसको एडवर्टाइजिंग करना है, ना कोई प्रमोशन करना है, तो जो जितना जरूरी है उतना ही खर्चा होता है। इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा ही रहेगी। तो दूसरी बात यही है कि अगर कंपटीशन हुआ तो, लाइक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जहां 2 से ज्यादा डिपॉजिटरी हो। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक ही डिपॉजिटरी कंपनीज होती है, इंडिया में 2 है, मेजर कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री में कहीं पर भी 2 से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक ड्यूओपोली है, मोनोपोली बिजनेस तो नहीं बोल सकते, 2 कंपनी ड्यूओपोली चल रही है। और कंपनी आने की, और दूसरा की हमारे पास जो मेजर 2 एक्सचेंजेस है, तो ज्यादातर डिपॉजिटरी सर्विसेज देने वाली कंपनी एक्सचेंज रिलेटेड ही होती है, क्योंकि कोई एक्सचेंज और किसी को नहीं देना चाहे। तो इसलिए थर्ड कॉम्पिटिटर आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मेजर जो उसका रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, तो मेजर जो रेवेन्यू आता है वो 35% ट्रांजेक्शन चार्जेस, जितना हम बाय सेल करेंगे, तो इस तरह से जो भी वो इंट्राडे होगा, लॉन्ग टर्म कुछ भी होगा, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन मतलब जितना एक्टिव अकाउंट्स होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, इतना सेल्स बढ़ेगा। दूसरा है कि आईपीओ आया, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ, डिविडेंड अनाउंस हुआ, रिजल्ट एजीएम जो भी होता है उसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या जो भी होता है उस वहां से 10% आता है। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज का 16%, एनुअल इश्यूअर चार्ज जो ब्रोकरेज कंपनी के लिए 25%, अलग अलग इसी तरह से पूरे का पूरा उसका रेवेन्यू आ रहा है। 9 मंथ के करंट के हिसाब से देखें तो मेजर जो कॉस्ट है उसका अदर कॉस्ट, यानी कि कंपनी का इतना कोई खास खर्चा नहीं है। एम्प्लॉय का 25% है, बाकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो उसको डिजिटलाइज चाहिए वहां पर 30-40% के आसपास है। बाकी सभी स्टेशनरी, डायरेक्टर का सिटिंग फीस है, आप जो बाइंग सेलिंग करते हो उसके दौरान जो आपको मैसेज आते हैं डेबिट क्रेडिट का, उस तरह के मैसेज सर्विसेज, ये सब छोटा छोटा खर्चा मिला के वो मेजर खर्चा अदर्स में आता है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सेगमेंट के रेवेन्यू के हिसाब से देखो तो डिपॉजिटरी सर्विस है, तो जायज है कि मेजर जो उसका रेवेन्यू है डिपॉजिटरी सर्विसेज से आएगा। डेटा एंट्री का है वो तो 24% के आसपास है, बाकी डिपॉजिटरी निग्लिजिबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो तो
प्रमोटर 24% है, लेकिन प्रमोटर से भी ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इनका स्टेक है। अदर 17% और रिटेल का 10.2% के आसपास है। एफआई भी 6% होल्ड कर रही है और म्यूचुअल फंड 5.5% का होल्डिंग है। पास्ट परफॉर्मेंस में देखो तो पिछले 20 सालों में कंपनी ने 15% सीएजीआर से ग्रोथ किया, 10% सीएजीआर से सेल्स बढ़ाया, लास्ट 5 इयर्स में 16% सीएजीआर से बढ़ाया, और कोरोना के दौरान जब हमने देखा कि एक एकदम आया है तो 52% सीएजीआर 52% से सेल्स लास्ट ईयर बढ़ा है। मतलब ये कह सकते हैं कोविड से पॉजिटिवली इफेक्टेड कंट्री। प्रॉफिटेबिलिटी भी 20 इयर्स में 18% था, 10 इयर्स में 8%, 5 इयर्स में 20%, और ये लास्ट ईयर 88% का ग्रोथ दिखा है। मार्जिन तो वैसे अच्छे ही रहे। 20 इयर्स में देखो तो शुरुआत में मार्जिन थोड़े कम थे, इसलिए यहाँ पर हमें 47% दिख रहे हैं, बाकी 55% से भी ज्यादा है, 56, 57, 59। डीमेट अकाउंट का अगर ग्रोथ देखो तो 20 इयर्स में 39% सीएजीआर से डीमेट अकाउंट ओपन हुए, 10 इयर्स और 5 इयर्स का देखो तो 12 और 7%, मतलब 15% से चल रहा था, लेकिन जैसे कोरोना आया उसी दौरान सीधा 58% से जंप आया। करंट ट्रेंड में देखो एनुअल में जो सेल्स 52% था वो Q1 में 80% हुआ, H1 में 58%, 9 मंथ में रिसेंटली 72% है। तो इसी हिसाब से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 65% के आसपास सेल्स का ग्रोथ रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी 88% थी लास्ट ईयर में, Q1 में 36% हुआ, H1 में 57%, 9 मंथ में 56% है। तो इससे हम उम्मीद लगाते हैं कि ईयर एंड होते होते मिनिमम में 50% के आसपास तो प्रॉफिट लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बढ़कर ही आएगा। मार्जिन भी देखो तो 59% था, वो तो अच्छा ही है, 50% से ज्यादा 55, 50, 56, तो एवरेज देखो तो 53% के आसपास की उम्मीद लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में सेल्स और प्रॉफिट 15% से बढ़ेंगे। उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कंजर्वेटिव 50% का ग्रोथ लेकर, तो इस साल ये फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अभी एक महीने के बाद तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। 22 में 566 करोड़ का सेल्स करेगी, 30 में 1700 के करोड़ के आसपास, और 35 में 3600 करोड़ के आसपास का सेल्स की उम्मीद हम लगा सकते हैं। प्रॉफिट इस साल 300, 30 में 900 से ज्यादा, और 35 में 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा। ईपीएस इस साल 29 रुपीज रहेगा, 30 में 90 रुपीज, और 35 में 180 रुपीज के आसपास होगा। इस हिसाब से अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस साल का फेयर वैल्यू 950 रुपीज है, 30 में 3000 रुपए के आसपास होगा, और 35 में 6000 रुपए के आसपास की उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ा टेक्निकली इस कंपनी का शेयर्स का मूवमेंट की हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि जब से आईपीओ आया, आईपीओ के बाद एक महीना चला, और फिर से वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, और बाद में एक लंबे समय तक इन्होंने कंसोलिडेशन जोन में बिताया। कंसोलिडेशन के बाद 1-2 महीने लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने की कोशिश की और ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया तो उसी हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से फर्स्ट टारगेट 1058 और सेकंड टारगेट 1486 का बनता था, राइट। ये आप इससे पहले का प्रॉफिट प्रोमिट का जो 1-2 साल पहले का भी अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो ये सभी वहां पर भी आपको ये दिखेगा कि इस तरह से टारगेट प्रोजेक्ट किए गए थे। तो किस तरह से शेयर्स का मूवमेंट होता है, प्रॉफिट टारगेट के आसपास आता है तो क्या मूवमेंट होता है, वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रेकआउट के बाद 1 महीना पॉज लिया, और कुछ समय 3-4 महीनों में फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। जैसे फर्स्ट टारगेट के पास आया, फिर से एक बार शेयर ने यहाँ पर पॉज लिया है, राइट। सेकंड टारगेट हिट हुआ, और सेकंड टारगेट के आसपास फिर से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुआ। अगर वीकली पैटर्न में देखो, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था तो कुछ समय यहाँ पर शेयर ने बिताया। जैसे ब्रेकआउट आया तो एक ट्रेडर रिमोर्स आया, फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और फिर चला तो सीधा फर्स्ट टारगेट अचीव किया। फर्स्ट टारगेट के पास फिर से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, सीधा सेकंड टारगेट आया, सेकंड टारगेट के पास फिर से, मतलब ये यही दर्शाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे नहीं देखते, वो लोगों के मन में ये टारगेट पहले से फिक्स होता है।
तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग तैयार होते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के, राइट। करंट सिचुएशन में देखो, करंट सिचुएशन में पिछले 5-6 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो एक्यूमुलेट करना चाहते हो थोड़ा SIP भी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 725 से 1170 के बीच में अगर आता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, या हमारा यील्ड अच्छा रहेगा, और नियर टर्म में हम उम्मीद करेंगे कि 2057 का टारगेट अचीव करेगा। ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया एक प्रेजेंटेशन है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने एडवाइजर या तो अपने खुद के डिसीजन से बना सकते हो। थैंक यू एंड लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट।